हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। जैसा कि नाम आपको पता है, आरटी एकेडमी आपको प्रोवाइड कराता है बेस्ट फैकल्टी ऑफ कानपुर और ऑल ओवर ईयर बेस्ट नोट्स एंड वर्कशीट्स। तो फ्रेंड्स, नाम नहीं भूलना है, क्या है? आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र शाहू। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक आपको सिर्फ मिलेगा सिर्फ आरटी एकेडमी पर। तो ये चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, मैंने अभी लास्ट ट्यूटोरियल में, लास्ट लेक्चर में आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में बताया था। वहां पे मैंने आपको बताया था कि क्या होते हैं हमारे स्ट्रक्चर फ्लावर्स के होल्स। तो आपने कैलक्स, करोला, एंड्रोसियम, गैनोसियम के बारे में जाना था स्टूडेंट्स। आज हम उस चीज को थोड़ा आगे प्रोसीड करेंगे। लास्ट में हमने एक टॉपिक छोड़ा था, आपको याद होगा, वो टॉपिक था हमारा, हमने पोलन ग्रेन को बना लिया था ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। याद है ना फ्रेंड्स? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने बना लिया था क्या? पोलन ग्रेन। फ्रेंड्स, आज हम उसी पोलन ग्रेन को ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे कि उस पोलन ग्रेन की एनाटॉमी क्या है और उस पोलन ग्रेन से रिलेटेड कुछ बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ओके, आ जाइए। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आपको बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें तीन चीजों पे ध्यान रखना था। यानी किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल, दैट्स मीन उसका जीवन, उसकी लाइफ साइकिल तीन स्टेजों में खत्म होती है। अपन लोगों में क्या होता है, बच्चे हुए, देन यंग होंगे, देन एजेड हो जाएंगे। अपने में जैसे स्टेजेस चल रही है, ऐसे कुछ प्लांट के साथ भी स्टेजेस चल रही हैं और उस स्टेजेस को नाम थोड़ा सा यहाँ पे हम चेंज करके बोलने वाले हैं। उसको हम नाम देने वाले हैं, पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स स्टूडेंट्स, एंड सेकंड वन इज fertilization, only fertilization, and third one is post fertilization. तो स्टूडेंट्स, हमारी जो प्लांट की लाइफ साइकिल खत्म होगी वो थ्री स्टेजेस में खत्म होगी। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, देन फर्टिलाइजेशन, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दैट्स मीन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री मीन्स पहले, फर्टिलाइजेशन के पहले, अपन लोग क्या है अभी? फर्टिलाइजेशन के पहले। फिर हमारी स्टेज आएगी, फर्टिलाइज करेंगे और उसके बाद फिर बुढ़े होना है, तो वो हो जाएगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो स्टूडेंट्स, हम पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। देखिए, अगर आप याद करें कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का मतलब फर्टिलाइजेशन ना हो, उसके पहले की सारी घटनाएं, उसके पहले के सारे इवेंट्स, वो हमारे प्री फर्टिलाइजेशन है। तो जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ा, वो भी इंक्लूडेड है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। हमने अभी पोलन ग्रेन पढ़ना है, वो भी प्री फर्टिलाइजेशन है। पॉलिनेशन तक की सारी कहानी चलेगी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। तो ठीक है, याद हो गया होगा आपको, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आइए चलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पे हमें याद है कि जब हमारा एंथर मैच्योर हुआ था, इसने ढेर सारे पोलन ग्रेन्स रिलीज कर दिए। देखिए कितने डिफरेंट टाइप के पोलन ग्रेन्स आप देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप के पोलन ग्रेन्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो पोलन ग्रेन्स जो आपको किसी जेम्स की तरह दिखाई पड़ रहे हैं, मोती की तरह दिखाई पड़ रहे हैं, ये पोलन ग्रेन्स हमारे मैच्योर एंथर के डीएसएल से रिलीज हुए। और जब ये पोलन ग्रेन हमारा रिलीज हुआ तो अब क्या होता है देखते हैं। चलिए, लाइन टू रिमेंबर, ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूं बेटा, ये आपकी एनसीईआरटी का एक निचोड़ है, ये याद रखिएगा। उसकी समरी है, क्वेश्चन यहीं से फंसने हैं बोर्ड में। तो पहला आपका क्या है, लाइन टू रिमेंबर, दैट इज जनरली स्फेरिकल। जो हमारा पोलन ग्रेन है वो जनरली स्फेरिकल शेप में होता है। आप देख रहे हैं स्फेरिकल शेप में पोलन ग्रेन्स। ये जो पोलन ग्रेन्स है, इनका जो डायमीटर होता है वो 25 to 50 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। 25 to 50 माइक्रोमीटर, बहुत ही ज्यादा माइक्रो। सेकंड थिंग, साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अरे साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोई नई बात नहीं कही आपने। क्यों नई बात नहीं कही? क्योंकि कोई भी सेल होगी, उस सेल के अंदर भरा होता है आपका लिक्विड, जिसे हम बोलते हैं क्या? साइटोप्लाज्म। और सिंपल सी बात है भाई, हम तो 9th से पढ़ते चले आ रहे हैं कि साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन।
और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेम थिंग है, सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तो किसी में भी, तो आपने कोई नई बात नहीं बताई, हमें पता है। हाँ, पॉइंट पहला हमें याद रखना था क्या, 25 to 50 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है एक पॉलन ग्रेन का, जो सराउंडेड है सेल मेम्ब्रेन से। ओके, थर्ड पॉइंट कहता है अ पॉलन ग्रेन हैज टू लेयर्ड वॉल। पॉलन ग्रेन में 2 लेयर होती है। देख कौन सी लेयर है, एक आउटर मोस्ट लेयर होगी, आउटर मोस्ट लेयर जो स्पाइनी होती है, अभी मैं इसका स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं आपको, आउटर मोस्ट लेयर जो आपको स्पाइनी दिख रही है, एंड एक होगी आपकी इनर मोस्ट लेयर जो आपकी नॉर्मल स्मूथ होती है। तो जो यहाँ पर स्पाइनी लेयर आपको दिख रही है, ये स्पाइनी लेयर हमारी होती है एक्साइन। स्पाइनी लेयर इज एक्साइन एंड smooth layer is intine. It's the basic difference between exine spiny होती है, जैसे आपको दिख रहा है स्पाइस, ये स्पाइस, ये स्पाइनी लेयर है, ये एक्साइन को शो कर रहा है, और जो इसके अंदर है वो है क्या, स्मूथ। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे आपने कभी देखा होगा किसी भी फेयर में हम लोग जाते हैं मेले में, तो वहां पर एक बलून के अंदर दूसरा बलून है, तो जो बाहर वाला बलून है वो एक्साइन मेम्ब्रेन है और जो इनर वाला है वो इंटाइन है। यहां तक समझ में आ गया ना, पॉइंट रिमेंबर में डायमीटर याद रखिए, एंड पॉलन ग्रेन हैज 2 मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट एक्साइन एंड इनर इंटाइन। चलिए जल्दी से आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, अब थोड़ा सा और डेप्थ में चलने वाले हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का ही हमारा जो पॉलन ग्रेन का चल रहा है, हम पढ़ रहे हैं एनाटॉमी ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी पॉलन ग्रेन के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे स्टूडेंट्स। तो पहली बात, जो क्वेश्चन हमारा एक बोर्ड में बनाने वाला है, जो कि हम सॉल्व कर देंगे बोर्ड में, वो क्वेश्चन क्या है, द हार्ड आउटर लेयर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। जो हमारा ये सेल वॉल दिखाई पड़ेगा, मींस मैं थोड़ा इसको आपको दिखाता हूं अच्छे से। मान लीजिए ये हमारा पॉलन ग्रेन था, ये हमारा पॉलन ग्रेन, outermost layer is exine, innermost layer intine। मैंने एक्साइन का क्या बताया कैरेक्टरिस्टिक, एक्साइन क्या होता है, स्पाइनी, कांटेदार होगा, जबकि इंटाइन लेयर क्या होगा, स्मूथ। ओके, तो ये पहले लेटर से पहचानेंगे, एक्साइन, स्पाइनी, इंटाइन। बोर्ड इससे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ एक्साइन, एक्साइन किस केमिकल से बना हुआ है। तो एक्साइन जिस केमिकल से बना हुआ है उस केमिकल का नाम है स्पोरोपोलिन, उसका नेम है स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन एक हाईली कंडेंस केमिकल होता है। ये स्पोरोपोलिन क्या करता है, एक्साइन को किसी भी एल्कलाइन मीडियम से बचाता है, बहुत हाई टेम्परेचर से बचाता है, यानी एक तरीके से ये रेसिस्टेंस मेम्ब्रेन का काम करता था हमारा एक्साइन, जहां पर पाया जा रहा है क्या, केमिकल स्पोरोपोलिन। इसी स्पोरोपोलिन के कारण एक्साइन लेयर को कोई एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता है। दुनिया में कोई भी चीज डिग्रेड होती है, यानी कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट होती है, तो स्टूडेंट्स उसके लिए रिस्पांसिबल एंजाइम्स होते हैं। आप और हमारे डेथ के बाद भी अगर हमारी बॉडी डिग्रेड हो रही है, सड़ रही है, तो उसके लिए जो रिस्पांसिबल जो है वो सिर्फ एंजाइम होते हैं। यहां पर स्पोरोपोलिन एक ऐसा केमिकल तैयार हुआ जो एंजाइम्स को वर्क ही नहीं करने दे रहा है। जब कोई एंजाइम्स वर्क ही नहीं कर पा रहा है, कोई एंजाइम वर्क ही नहीं कर पा रहा है, तो सिंपल सी बात है, एक्साइन डिग्रेड नहीं हो रही है। इसीलिए स्पोरोपोलिन एक्साइन को रेजिस्टेंस पावर देता है फ्रॉम हाई टेम्परेचर एंड फ्रॉम एल्कलाइन। ओके, अब एक बात आती है, और हर जगह एक्साइन बड़ी डेंस क्वांटिटी में पाया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे प्लेस हैं जहां पर एक्साइन लेयर इनकम्प्लीट, यानी कि वहां पर स्पोरोपोलिन बहुत थिन होता है या होता ही नहीं है। स्पोरोपोलिन वहां पे होता ही नहीं है। तो जिस जगह पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट है, जिस जगह पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट है, उस प्लेस को हमने नाम दे दिया जर्म पोर।
जर्म पोर। हाल ही में बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर। तो जर्म पोर का फंक्शन क्या बता रहा हूं, अगर ये लेयर कहीं पर भी एब्सेंट है स्पोरोपोलेनिन, जहां पर आपका जर्म पोर बन गया है, तो ये क्या करता है, ये हमारे इंटाइन लेयर को बाहर निकलने का रास्ता देता है। और जब ये इंटाइन बाहर आता है, इसी को हम पोलन ट्यूब कहते हैं। ये डिस्कस करेंगे हम जब हमारा चलेगा टॉपिक पोलिनेशन। तो ये फंक्शन हो गया हमारा किसका, जर्म पोर का। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ रहा ना। तो देखिए यहां पर मैंने दोनों आपकी लेयर को ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया कि एक्साइन से क्वेश्चन क्या बनता है। तो एक्साइन इज अ स्पाइनी लेयर एंड कौन सा केमिकल प्रेजेंट है इसमें, तो एक्साइन में जो आपका केमिकल प्रेजेंट है फ्रेंड्स वो है स्पोरोपोलेनिन, और स्पोरोपोलेनिन इसको रेसिस्टेंस पावर देता है। जिस जगह पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट हो गया, वो जगह हमारी क्या हो गई, जर्म पोर बन गया। कभी कभी हम लोग कोई बलून फुलाते हैं तो बलून कहीं ना कहीं से थिन दिखता है, बहुत थिन मेम्ब्रेन दिखती है। सेम ऐसे हमारा एक्साइन पर भी होता है, वहीं से बलून फटेगा और वहीं से एक्साइन भी रप्चर कर जाती है, जिसे हमने नाम दिया है जर्म पोर। यहीं से हमारा इंटाइन बाहर निकलता है। दूसरा क्वेश्चन बेटा कि इंटाइन का केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो इंटाइन जो बनता है, ये दो चीजों का केमिकल कंपोजिशन है, सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन से बनता है हमारा इंटाइन। तो दोनों के केमिकल कंपोजिशन में क्लियर हो गए। आई होप आपको लर्न हो गया होगा। चलिए आते हैं फिर से अपने पेज पे वापस, और अब हम चलते हैं हमारे अगली जो है, आपको थ्योरी दिखा देता हूं उस चीज की मैं। देखिए थ्योरी वही है पूरी। The hard outer layer made up of sporopollen highly resistant organic material, it can withstand high temperature and strong acid, alkaline acid medium से आपको बचाएगा, और टेम्परेचर भी हाई इससे भी बचाता है। इससे हमारा पोलन ग्रेन सेफ रहता है। दूसरी बात कहता है एक्साइन हैज अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर्स वेयर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। जिस जगह पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, जर्म पोर हो जाएगा। And lastly आते हैं, pollen grains are preserved as fossils due to the presence of sporopollen। हम pollen grain को प्रिजर्व कर सकते हैं। सपोज ऐसी कोई प्लांट स्पीसीज है जो आगे जाकर के एक्सटिंक्ट हो सकती है, तो ऐसे स्पीसीज के pollen grain को हम सेव कर सकते हैं। क्यों सेव कर रहे हैं, क्योंकि उसकी स्पोरोपोलेनिन उसको मदद कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, जिस कारण हम इसे एज अ फॉसिल्स, यू नो दैट वेरी वेल व्हाट इज अ फॉसिल्स। तो जो बहुत सारे टाइम से पुराने बरीड ऑर्गन्स या प्लांट्स के पार्ट्स सॉइल में दबे हुए हैं, वो आज के तौर पे फॉसिल्स की फॉर्म में हम देख सकते हैं। ऐसे ही हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ओके, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे, एंड द टॉपिक इज इनर मोस्ट लाइन और इनर मोस्ट लेयर, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब आते हैं हम इनर मोस्ट लेयर, और वो इनर मोस्ट लेयर हमारी आ गई क्या फ्रेंड्स, इंटाइन। क्या बात है इंटाइन की। इंटाइन सीधे साधे इंसान है, मैंने कि बताया, वो तो बेचारे स्पाइनी थे, खूंखार टाइप के थे, स्पोरोपोलेनिन रखते थे, तो भाई ठीक है कोई बात नहीं, खूंखार, लेकिन इंटाइन एक सीधा साधा बंदा था, सीधा साधा वॉल थी, नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन जैसी वॉल थी, वही इनर वॉल है। इट इज अ थिन एंड कंटीन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। इट इज अ कंटीन्यूअस लेयर। कंटीन्यूअस कहने का मतलब पेंट किया गया तो कहीं पेंट छूटा नहीं है, पूरे में आपका सेलुलोज भी है एंड पेक्टिन भी है। ये था हमारा इंटाइन। चलिए आगे आते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड पे, एंड नेक्स्ट एपिसोड इज, वाह क्या बात है भाई, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में ये एनसीईआरटी का एक डायग्राम है। ये थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं फिर से। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये भी पोलन ग्रेन ही है, और जो आपने देखा था वो भी पोलन ग्रेन है। डिफरेंस थोड़ा सा इसमें ये है, ये मैच्योर पोलन ग्रेन आने वाले हैं। देखिए क्या होता है, ये मैच्योर पोलन ग्रेन कंटेन्स टू सेल्स। नॉर्मल कंडीशन में पोलन ग्रेन जब बना, तो पोलन ग्रेन में सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस है, सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस। एंड यू नो दैट कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम नंबर क्या थे, मैंने बताया था ये गैमीट है। हाँ पता होगा आपको, पक्का पता होगा, ये गैमीट है, तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं, यानी हैप्लॉइड
हैप्लॉइड है, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। तो न्यूक्लियस इसका हैप्लॉइड था और हमारा ये पोलन ग्रेन जब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, इसने क्या किया, अपने एक इस न्यूक्लियस को देखिए कैसे डिवाइड होता चल रहा है। ये हमारे वैक्यूल्स होते हैं, कोई भी सेल है वैक्यूल्स होंगे, और फिर तो ये प्लांट सेल है, वैक्यूल्स तो होना लाजमी है। बात आती है सर वैक्यूल्स क्यों पाए जा रहे हैं, जरूरत क्या है? तो भाई यहाँ पर वैक्यूल्स का मेन फंक्शन होता है फूड का स्टोरेज, फूड का स्टोरेज। तो हमारे पास जो ये पोलन ग्रेन में वैक्यूल्स है, ये फूड का स्टोरेज, क्योंकि बेचारा बिछड़ चुका है, अपनी मां से जुदा हो चुका है, अब ये खुद पे डिपेंडेंट है। अभी जब ये खुद पे डिपेंडेंट है तो इसको तो खाना लेके निकलना पड़ेगा घर से, तो ये वही कर रहा है, अपना वैक्यूल्स में अपने फूड को स्टोर करके रखे हुए है। सफर बड़ा लंबा है, काम आएगा भाई। तो चलिए वैक्यूल्स ने अपना फूड यहाँ पर स्टोर करके रखा हुआ है। न्यूक्लियस धीरे धीरे डिवाइड होना चालू कर रहा है। आप देख रहे हैं जब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है थोड़ा सा लेंथन हो गया है, इसकी लेंथ बढ़ गई है। जब इसकी लेंथ बढ़ गई है, अब इनकी लेंथ क्या हो गई, यहाँ पर बढ़ गई है, और एटलीस्ट ये जा करके 2 न्यूक्लियस पे डिवाइड हो गया। अभी न्यूक्लियस, यहाँ आप बोलेंगे सर आप तो न्यूक्लियस बोल रहे हैं, सर डायग्राम में तो सेल लिखा हुआ, अभी बता रहा हूँ क्या डिफरेंस है। देखिए अभी इसने 2 न्यूक्लियस बनाए। याद रखिए जब किसी भी सेल में न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो, एक न्यूक्लियस बढ़ करके 2 हो गया, एक न्यूक्लियस बढ़कर 2 हो गया, और जब न्यूक्लियस के सराउंडिंग एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन बन जाए या साइटोप्लाज्म का डिपोजिशन हो जाए, तो ये बन गया अब सेल। अभी तक क्या था, न्यूक्लियस, एंड नाउ आफ्टर द डिपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन, नाउ इट इज कॉल्ड सेल। इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर सेल बोला हुआ है। तो चलिए भाई साहब आप जुदा जाइए, मुस्कुरा दीजिए, हाँ भाई लोग ठीक है, चलेगा, स्मार्ट लग रहा है, ओके। तो अब जो हमारा न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, इसने 2 सेल बनाए। एक आपको जो बड़ा सा दिखता है, ये बड़े वाले भाई साहब को हमने नाम दे दिया, क्या इनको नाम दे दिया हमने वेजिटेटिव सेल, इनको नाम दिया वेजिटेटिव सेल। याद रखिएगा वेजिटेटिव का मतलब है कोई ग्रोइंग चीज जो ग्रोथ कर रही है। तो वेजिटेटिव ग्रोथ करती है, इसलिए इसका साइज बड़ा हो जाता है, क्योंकि उनको आगे जाके कुर्बानी देनी है। भी कैसे कुर्बानी देनी है कि समझ में आता है आपको। ये एक वेजिटेटिव सेल बन गया है, और नीचे बेचारा छोटा सा तिद्दी सा हमारा ये बना है जनरेटिव सेल। नाम से लग रहा है जनरेट करेंगे कुछ, क्या जनरेट करेंगे आगे देखेंगे। अभी देख रहे हैं क्या कि 2 सेल बने, एक क्या था, वेजिटेटिव सेल एंड अनदर वन इज जनरेटिव सेल। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक न्यूक्लियस जो स्टार्ट हुई थी अपनी कहानी एक सिंगल से, वो 1 से 2 हो गया। अभी जब 1 से 2 हो गया तो भाई हम बोल सकते हैं ना कि सर ये 2 न्यूक्लियस स्टेज है, 2 न्यूक्लियस स्टेज है ये, जहां पर 2 न्यूक्लियस हैं, या आप 2 सेल स्टेज कह दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे थोड़े बहुत भी कंफ्यूज होते हैं, सर ये 2 स्टेज और सर ये 3 स्टेज में क्या डिफरेंस है। तो मेरे लाल डिफरेंस ये है कि यहाँ पर अभी 2 न्यूक्लियस है तो 2 सेल स्टेज हो गया। 3 कैसे होगा आते हैं, चलिए। आ गए थोड़ा सा और आगे, अभी 2 सेल स्टेज था, अभी हम 3 सेल स्टेज बोल देंगे। कैसे बोल देंगे, चलो मैं ये भी देखें कैसे बोल देंगे। नॉर्मल कंडीशन पे हमारा जो पोलन ग्रेन था, नॉर्मल कंडीशन पे हमारा पोलन ग्रेन में एक सिंगल न्यूक्लियस, क्लियर, समय लिखा, कहानी बन गई। इसके न्यूक्लियस जो अंदर न्यूक्लियस था उसने 2 चीजें बना दी, एक लार्ज एक स्मॉल। लार्ज इज क्या था, वेजिटेटिव सेल, एंड स्मॉल यूनिट इज जनरेटिव। एंड आपने इसे बोला था उस समय क्या, सर ये 2 सेल स्टेज है, इसी को आपने 2 सेल स्टेज बोला था।
तो बेटा कुछ ऐसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं जिनके पोलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में सेडेड आउट हो गए। डीएसेंस हुआ था जब मैंने बताया था एंथर का। एंथर के डीएसेंस कब डीएसेंस कर रहा है? जब वो ड्राई होता है तो डीएसेंस करता है, पोलन ग्रेन बाहर आ गए। तो जब कुछ यानी 60% प्लांट्स में पोलन ग्रेन इस फॉर्म में गिरते हैं, 60% एंजियोस्पर्मिक पोलन ग्रेन इस कंडीशन पे गिरते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सूरवीर हैं जिसमें आपकी ये जनरेटिव सेल, जिसमें आपका जनरेटिव सेल फिर से 2 न्यूक्लियाई बना देता है। फिर से 2 न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई क्यों बोलना बेटा? न्यूक्लियाई इज द प्लूरल वर्ड ऑफ न्यूक्लियस। When the more than one nucleus are present, then we called न्यूक्लियाई। तो 2 न्यूक्लियस आ गए तो हमने बोल दिया 2 न्यूक्लियाई है भाई। ये किसके डिवाइडेशन से बना था? ये हमारे जनरेटिव ने डिवाइड कर दिया। जनरेटिव डिवाइड हो गया। कुछ करना था नया, टूटना तो पड़ेगा ही। ये टूट गए, इन्होंने 2 न्यूक्लियाई बना दी। जब 2 न्यूक्लियाई बन गया तो अब कितने देखो, इनके अगर सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म में डिपोजिशन होगा तो ये भी सेल हो गए। कितने सेल स्टेज हो गए देखो? 1 2 3। तो ये हो गए हमारा 3 celled stage. That is the basic difference between 2 celled stage and 3 celled stage. जब हमारे पास केवल 2 सेल थे, only vegetative and generative, then 2 celled stage. जब वेजिटेटिव अपनी जगह पे रहा, लेकिन जो हमारा जनरेटिव था, ये जनरेटिव डिवाइड होकर के 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन कर दिया। ये जो 2 न्यूक्लियाई है ना बेटा, इसी को हम बोलेंगे मेल गैमीट। इसी को हम बोलते हैं मेल गैमीट। अभी जब मैं आपको डबल फर्टिलाइजेशन बताऊंगा तो वहां पर इस मेल गैमीट का बहुत बड़ा रोल होगा। इसलिए जरूर याद रखिए कि जो 2 न्यूक्लियाई बने थे उनका नेम क्या था? मेल गैमीट। ये 2 मेल गैमीट थे, ये हमारा वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल था। आई होप समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आगे बढ़े? ओके, चलिए आगे चलते हैं और आगे हम पहुंचेंगे अब अपने लास्ट मूवमेंट पे, और वो हमारा लास्ट मूवमेंट है क्या? प्रोडक्ट्स ऑफ पॉलेंस, या पॉलन ग्रेन के प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो समझ में आया हमको कि हमने स्टार्टिंग से लिया, पॉलन ग्रेन्स निकले, डिसेंस हुए, एंथर से बाहर आए, और जब एंथर से बाहर आए तो हमने वहीं दबोच लिया, और दबोच करके उनके सारा चिट्ठा खोल दिया कि भाई तुम एग्जाम रखते हो, एंटाइन रखते हो, एग्जाम में ये केमिकल है, एंटाइन में ये केमिकल है। आपके पास पहले नॉर्मल न्यूक्लियस था, आपने डिवाइड करके 2 न्यूक्लियस बनाया, जनरेटिव एंड वेजिटेटिव, वेरी गुड। और उसके बाद वो 2 सेट स्टेज थी, फिर हमने 3 सेट स्टेज को समझा। यहाँ पर पॉलन ग्रेन का सारा काला चिट्ठा खोल दिया, और अब हम उस पॉलन ग्रेन की इंपॉर्टेंस को समझेंगे। ये तो अच्छी बात है कि पॉलन ग्रेन्स रिलीज हुए, एक नए प्लांट को जनरेट करने के लिए सफर अपना चालू किया, लेकिन इसके कुछ अलग भी इंपॉर्टेंट वैल्यू है। देखिए क्या इंपॉर्टेंट वैल्यू है। पहला इंपॉर्टेंट वैल्यू, दीज आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। बहुत बढ़िया न्यूट्रिएंट्स रखते हैं। प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स। जब कोई चीज में न्यूट्रिएंट का मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंस इन रिच क्वांटिटी। आई होप कि आपने 10th में पढ़ा होगा टॉपिक रेस्पिरेशन। तो हम जब किसी भी चीज से एनर्जी पाते हैं तो हम चलते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, सब कुछ। एनर्जी नहीं तो आप सोच भी नहीं सकते। मेरे को पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, सोच ही नहीं पाएंगे। तो ये एनर्जी जब बनती है बेटा, कब बनती है? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर अगर कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल सी बात है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हाई क्वांटिटी में एटीपी पैदा करेगा, हाई क्वांटिटी में एनर्जी पैदा करेगा। और एनर्जी अगर ये पैदा कर रहा है तो सबसे काम की जगह कहाँ यूज होगा? ये एथलीट्स, क्योंकि उनको कंटिन्यूअसली दौड़ना है, और जब भी उनको दौड़ना है तो उनको एनर्जी चाहिए। एनर्जी नहीं मिलेगी, थक के
फिर सो जाएंगे। तो अच्छी खासी एनर्जी के लिए अच्छा खासा कार्बोहाइड्रेट होगा। तो यहाँ पे बात हमें खुद समझ में आ गई, भाई कार्बोहाइड्रेट है तो सिंपल सी बात है, उस पर्सन को तो बहुत ही फायदेमंद है जो दौड़ रहे हैं। तो दौड़ता तो एक हमारा एथलीट्स भी और दौड़ते बेचारे हमारे घोड़े भी हैं। तो जो हमारे घोड़े होते हैं, जो रेसेस के हॉर्स होते हैं, उन हॉर्स को भी ये दिया जाता है फॉर इंस्टेंट एनर्जी। दौड़े दौड़े, चलो हम लोग दौड़ते हैं। तो दीज आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स में क्या है? पोलन, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। आगे चलते हैं, पोलन टैबलेट्स आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट। पोलन टैबलेट्स यूज किए जाते हैं, छोटे छोटे मेडिसिन लाइक टैबलेट्स हैं, आप खाइए, एनर्जी खाने की जरूरत थोड़ी देर के नहीं है, ठीक है भाई, खाते रहो। तो यूज है सप्लीमेंट पोलन टैबलेट एंड सिरप। आप सिरप भी ले सकते हैं इसके पोलन में, अच्छा खासा सिरप है, बढ़िया कोल्ड ड्रिंक की जगह सिरप पीजिए, एनर्जी कीजिए। परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स, मैंने बोला था परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। रेस के मैदान में दौड़ने वाले घोड़े, उनको भी चाहिए ये हाई क्वांटिटी वाला पोलन ग्रेन। ओके, एक बहुत अच्छी बात है, सारी चीजें लगी हुई देखिए, पोलन टैबलेट्स हैं, पोलन सिरप्स हैं, ये भी लगे, आराम से खाइए, बढ़िया। आगे चलते हैं, दे आर स्टोर्ड फॉर इयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस, दे आर यूज्ड एज पोलन बैंक्स। एनसीईआरटी की बहुत अच्छी है, कह रहा है कि आप इस पोलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं। कैसे स्टोर करेंगे? लिक्विड नाइट्रोजन में टेम्परेचर कितना है, देख लीजिए टेम्परेचर कितना, -196 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर इनको स्टोर किया जाता है। क्यों स्टोर कर लिया? जैसा कि मैंने बताया कि बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो इंडेंजर्ड फॉर्म में हैं या जो एक्सटिंक्ट होने वाले हो चुके हैं, उनकी हमें पता है कि यार अगर वो खत्म हो जाएंगे तो वो प्लांट वैरायटी हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो उनके पोलन ग्रेन को बचाना बहुत जरूरी है ब्रीडिंग के लिए, कि हम कम से कम हमारी आने वाली जनरेशन उन प्लांट्स को देख सके। आज आप देखते हैं मार्केट में रोज मिलते हैं, लेकिन सब कोई बहुत हाइब्रिड रोज मिलते हैं आपको। पुराने जो रोज के गार्डन्स हुआ करते थे बहुत ही कम हो गए। रीजन क्या है कि धीरे धीरे इनकी पैदावार कम होती जा रही है। तो हमें इनके पोलन ग्रेन्स को बचाना होता है। तो पोलन ग्रेन्स को बचाने के लिए हम एक टेक्निक यूज कर सकते हैं, क्या? लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं। फ्रेंड्स, इसी को एक टर्म दिया जाता है और उस टर्म को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या क्रायो प्रिजर्वेशन? क्रायो प्रिजर्वेशन इज अ मेथड इन व्हिच we take the pollen grain in liquid nitrogen and temperature is -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमने बैंक्स में रख दिया इसको, जरूरत पड़ेगी ये पोलन ग्रेन लेंगे, फर्टिलाइज कराएंगे, एक नया प्लांट लेंगे। पोलन ग्रेन्स ऑफ सब प्लांट्स, हर जगह अच्छाई नहीं है, कहीं ना कहीं तो बुराई भी हो। बुराई क्या है? बुराई ये है कि पोलन ग्रेन्स कुछ ऐसे भी हैं जो हमें क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जनरेट करते हैं। क्या है क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर? चलिए देखते हैं। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का छोटा सा नमूना। एटमॉस्फेयर में आपको बता दूं पोलन ग्रेन्स मौजूद हैं, ढेर सारे पोलन ग्रेन मौजूद हैं। ये पोलन ग्रेन किसी भी प्लांट से पॉलिनेशंस के थ्रू मिलियंस की तादाद में बाहर निकले, लेकिन सबके पोलन ग्रेन्स नहीं करते हैं। कुछ प्लांट्स, अभी एग्जांपल बताऊंगा आपको, लेकिन देखिए होता क्या है, जब ये पोलन ग्रेन्स इनहेलेशन के थ्रू, इनहेलेशन मतलब इनटेक ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, जब इनटेक किया हमने तो ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक पे गया, हमारे लैरिंग्स, हमारे ट्रैकिया, इन पे सबने क्या किया, उसने इचिंग चालू करी, इससे आपको कफिंग चालू हो गई। इट इज अ एलर्जी। सपोज बहुत से लोग होंगे हमारे स्टूडेंट्स जिनमें जो धूप में गए तो सर इचिंग हो रही, सर बहुत दांत निकल रहा है, ये क्या है? एलर्जी है। एक बॉडी का हाइपर रिएक्शन होता है किसी भी सब्सटेंस से। तो सेम ऐसे कुछ प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू हमारे बॉडी में पहुंचकर हमारी बॉडी में एलर्जी पैदा कर देते हैं, एक क्रोनिक डिसऑर्डर पैदा कर देते हैं। व्हाट इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर?
देखिए डिसऑर्डर क्रोनिक होता है जो लॉन्ग टर्म तक चलता है, लॉन्ग टर्म तक आपको प्रॉब्लम देगा, वो हमारा क्रॉनिक डिसऑर्डर है। वो क्रॉनिक डिसऑर्डर दे रहा है हमारा पॉलन ग्रेन। देखते हैं कौन से प्लांट है जो भाई जो ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं। तो उन प्लांट्स की बात करें तो हमारे उस प्लांट में आते हैं एग्जाम्पल हमारा क्या है, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी दे देते हैं हमारे कुछ प्लांट्स लाइक पार्थेनियम और कैरेट ग्रास। कैरेट ग्रास फॉरेन कंट्री से लाया जाने वाला एक प्लांट था हमारे इंडिया में। एक ये इसकी जो लीव्स होंगी आपको कैरेट जैसी दिखाई पड़ती है, इसलिए इसको बोलते हैं कैरेट ग्रास। तो ये इसका जो पॉलन ग्रेन है वो पॉलन ग्रेन हमें अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस जैसा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फ्रेंड्स आज जो भी हमने पढ़ा, एक पॉलन ग्रेन के बारे में पूरी स्टडी करी, पॉलन ग्रेन की अच्छे से एनाटॉमी कर ली। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं रिमेंबर में लिख देता हूं, वो जरूर नोट रखें अपने पास। बोर्ड में जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं वो टॉपिक भी आपको बताता चलता हूं। स्पोरोपोलेनिन बहुत बड़ी चीज, पॉलन ग्रेन में स्पोरोपोलेनिन 2 सेल्ड स्टेट 3 सेल्ड स्टेट इंपॉर्टेंट चीजें। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम आज के शो को यही खत्म करेंगे। तो फ्रेंड्स आज हमने आरटी एकेडमी अपने प्लेटफॉर्म पे पॉलन ग्रेन की एनाटॉमी को अच्छे से समझा। आई होप इस चीज को पढ़ करके आप एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस भी देंगे, तभी हमारे चैनल का फायदा है, अदरवाइज को मतलब नहीं है। तो आरटी एकेडमी आपको ऐसे ही कई वीडियोस देता रहेगा, कई वीडियोस अच्छी फैकल्टी के साथ। फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा वो टॉपिक अगला होगा हमारा फीमेल गैमेटोफाइट। आज हमने मेल की सारी चीजें निपटा डाली, पूरे एनाटॉमी पॉलन ग्रेन तक पहुंचा दिया। अगला जो हमारा अब प्ले होगा सीन, वो सीन प्ले होगा फीमेल गैमेटोफाइट, यानी स्ट्रक्चर ऑफ गैनियोसियम, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। लेकिन ये संभव कहां पर है, आरटी एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरटी एकेडमी। ओके फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय।